हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं सभी परीक्षाओं को समर्पित प्रतियोगी पत्रिका समसामयिकी क्रॉनिकल। ये जो है इसमें मार्च अप्रैल का करंट अफेयर दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग यहाँ देख पाएंगे कि जो इम्पोर्टेंट करंट के इश्यूज हैं यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो विभिन्न एग्जाम कराए गए हैं यानी कि प्रैक्टिस सेट जो हुए हैं, जो पत्र पत्रिकाओं का सार संक्षेप है, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो हुई है, वो सारे यहाँ पे पेपर भी बहुत सारे दिए हुए हैं। तो ये जो मैगजीन है काफ़ी अच्छी है और आप लोग जो है इसको खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है और बहुत ज़्यादा इसमें पेजेस भी नहीं है। सबसे ज़्यादा अच्छा है कि शॉर्ट है और बहुत सारी चीज़ें इसमें एक साथ मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हम राज्य वाला खंड जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे कि राष्ट्र से संबंधित कौन से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ में थे, तो उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करंट है कि गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय DGQA का पुनर्गठन। रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा उत्पादन विभाग ने हाल ही में गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी की है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इतना बड़ा है। इसमें से कुछ ही जो फैक्ट हैं, कुछ ही जो पॉइंट हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो हम आपको बताते चलेंगे। आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में सुधार करने में महत्वपूर्ण कदम होगा। यानी कि DGQ का जो पुनर्गठन किया जाएगा, इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में सुधार करने में महत्वपूर्ण कदम होगा। इसका उद्देश्य गुणवत्ता जांचने वाली प्रक्रियाओं और परीक्षणों में तेजी लाना और निर्णय लेने की लंबी प्रक्रिया को सरल बनाना है। आयुध निर्माण बोर्ड के निगमीकरण के पश्चात यह पुनर्गठन गुणवत्ता आश्वासन पद्धति तथा DGQA की संशोधित भूमिका में बदलाव लाने में सहायक होगा। साथ ही यह नई संरचना संपूर्ण उपकरण हथियार प्लेटफार्म के लिए सभी स्तरों पर एकल बिंदु तकनीक सहायता को सक्षम बनाएगी और उत्पाद आधारित आश्वासन में एकरूपता भी सुनिश्चित करेगी। गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय सशस्त्र बलों को आपूर्ति किए जाने वाले हथियारों, गोला बारूद और युद्ध उपकरणों की संपूर्ण श्रृंखला के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि नागरिकता संशोधन नियम 2024। गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नागरिकता किसके तहत आएगा, किस मंत्रालय के तहत, तो गृह मंत्रालय का विषय है। नेक्स्ट है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, तो 11 दिसंबर 1919 को। इम्पॉर्टेंट है। और इस 11 दिसंबर 1919 को किस अधिनियम में परिवर्तन किया गया था, तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे अपनी सहमति दी थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता का पात्र बनाने का प्रावधान करता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कौन कौन से देश, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए कौन कौन से धर्म के लोग, तो यहाँ पे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इतने ही लोग हैं। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, यानी कि 6 कम्युनिटी के लोग इसमें शामिल हैं और 3 देशों से। तो ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी गैर मुस्लिम इन तीनों देशों से भारत आए थे, वे CA के तहत नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हैं। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के स्वायत्त आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, जो संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के स्वायत्त आदिवासी क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होता है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के स्वायत्त आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, जो संविधान की 6ठी अनुसूची में आते हैं। यानी कि यहाँ पे ऐसे याद करिएगा, ATM स्क्वायर। A से असम हो गया, T से त्रिपुरा हो गया, M से AKM से मिजोरम हो गया, AKM से हो जाएगा मेघालय। तो ये जो चारों राज्य हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, 6ठी अनुसूची के तहत आते हैं और इन पर जो है ये नागरिकता संशोधन
अधिनियम जो है यह लागू नहीं होगा। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यह उन क्षेत्रों में भी लागू नहीं है जहां पर इनर लाइन परमिट लागू है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में इनर लाइन परमिट लागू है और ये वहाँ पे भी लागू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इनर लाइन परमिट क्या है। तो इनर लाइन परमिट भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को सीमित अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र में यात्रा करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है कि औषधि कंपनियों के लिए नई विपणन संहिता। औषध विभाग ने 12 मार्च 2024 को औषधि विपणन प्रथाओं के लिए समान संहिता 2024 यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिस UCPMP 2024 को अधिसूचित किया। यह नवीन संहिता औषधि कंपनियों को स्वास्थ्य पेशेवरों या उनके परिवारों के सदस्यों को उपहार और यात्रा सुविधाएं देने पर रोक लगाती है। नेक्स्ट है कि यह संहिता उन लोगों को मुफ्त नमूनों की आपूर्ति करने पर भी प्रतिबंध लगाती है जो ऐसे उत्पादों के इस्तेमाल की सिफारिश करने के योग्य नहीं हैं। इसी तरह कोई भी फार्मा कंपनी उसका एजेंट दवा का परामर्श देने या आपूर्ति करने के पात्र किसी व्यक्ति को कोई आर्थिक लाभ की पेशकश नहीं कर सकता। संहिता के अनुसार दवाओं का प्रमोशन उसकी विपणन मंजूरी की शर्तों के अनुसार भी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र। अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश भर के किसानों को सशक्त बनाने के लिए 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। तो ये यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र यानी कि कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो अर्जुन मुंडा जी के द्वारा किया गया। किस लिए किया गया? तो यह किसानों को सशक्त बनाने के लिए किया गया। नेक्स्ट कथन है, इसके माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी सूचनाएं, सेवाएं और सुविधाएं मिलेंगी। इसके माध्यम से कृषि संबंधी सूचनाएं, सेवाएं और सुविधाएं मिलेंगी। इस पहल का उद्देश्य किसानों को कृषि की वास्तविकता के बारे में जानकारी देना और कृषि क्षेत्र में होने वाली वास्तविक चुनौतियों का पता लगाना है। वास्तविक समय पर आंकड़ों की उपलब्धता और उसका विश्लेषण करने से कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और इससे कृषि क्षमता का विस्तार होगा। नेक्स्ट है कि नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म। तो 7 मार्च 2024 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया? तो अश्विनी वैष्णव जी ने किया। और कहाँ पे किया? तो नई दिल्ली में किया। अब देखते हैं कि किसके लिए किया गया है। तो नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म एक क्रॉस सेक्टोरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है जिसे नीति एवं सुशासन हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए अभिज्ञान, सूचना और ज्ञान के साथ समृद्ध दृश्यता और जुड़ाव को सक्षम बनाएगा। यह विभिन्न राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में नवीन सर्वोत्तम प्रथाओं तक पहुंच प्रदान करके जिला कलेक्टरों और ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों का भी समर्थन करेगा। प्लेटफॉर्म में 7,500 श्रेष्ठ प्रथाओं का जीवंत भंडारण, 5,000 नीति दस्तावेज, 900 से अधिक डेटा सेट, 1,400 डेटा प्रोफाइल और 350 नीति प्रकाशन शामिल हैं। इस प्लेटफॉर्म पर कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल विनिर्माण, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, पर्यटन, शहरी जल संसाधन क्षेत्र शामिल हैं। इंपॉर्टेंट है ये। इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन रणनीति भी शामिल है जो 2 क्रॉस कटिंग विषय, लिंग और जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। नीति आयोग की इस पहल में कौशल प्रशिक्षण का ऑनलाइन मंच IGOT आईगॉट कर्मयोगी भी शामिल है। तो ये याद रखिएगा, आईगॉट कर्मयोगी इसमें शामिल है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का वास जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना द्वारा IIT खड़गपुर के साथ समझौता। भारतीय नौसेना तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में स्थित नौसेना मुख्यालय में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो किसके साथ ये हुआ है समझौता? तो ये IIT खड़गपुर के साथ किया है। किसने किया है? तो भारतीय नौसेना ने किया है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है।
नेक्स्ट है, यह समझौता प्रौद्योगिकी विकास, नवोन्मेषी समाधान और संयुक्त तौर पर अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस रणनीतिक सहयोग के तहत भारतीय नौसेना और आईआईटी खड़गपुर की टीमें संयुक्त अनुसंधान एवं विकास पहलों पर ध्यान केंद्रित करेंगी। इस समझौता ज्ञापन के लिए समन्वय का काम INS शिवाजी लोनावाला द्वारा किया जाएगा। दोनों के बीच यह जुड़ाव नवाचार एवं ज्ञान के आदान प्रदान के लिए अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देते हुए शिक्षा क्षेत्र और सेना के बीच एक सांकेतिक संबंध स्थापित कर होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि INS लक्षद्वीप में INS जटायु का नया नौसैनिक अड्डा। लक्षद्वीप में INS जटायु नया नौसैनिक अड्डा। तो हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना ने 6 मार्च 2024 को लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप समूह पे, कहाँ पे, तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप समूह पर एक नया बेस INS जटायु स्थापित किया। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि INS जटायु किस लक्षद्वीप के किस द्वीप पर स्थापित किया गया है, तो यह मिनिकॉय द्वीप पे स्थापित किया गया है और इसका नाम है INS जटायु। नेक्स्ट है, यह बेस अंडमान में बनाए गए INS बाज के समान है। तो अंडमान में जो नौसैनिक बेस है उसका नाम है INS बाज, और जो लक्षद्वीप में बनाया गया इसका नाम है INS जटायु। और किस द्वीप समूह पे बनाया गया है, तो मिनिकॉय द्वीप समूह पे बनाया गया है। इतनी पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि इस अड्डे में नौसेना टुकड़ी की परिचालन बहुत पहुँच बढ़ेगी, साथ ही यह पश्चिमी अरब सागर में समुद्री डकैती और मादक द्रव्य रोधी अभियानों में भारतीय नौसेना के प्रयासों का सहयोग करेगा। INS जटायु प्रभावी रूप से लक्षद्वीप में दूसरा नौसैनिक अड्डा है। ये याद रखिएगा कि पहला नहीं है, ये दूसरा नौसैनिक अड्डा है। लक्षद्वीप में नौसेना का पहला बेस कवारत्ती में INS दीप रक्षक वर्ष 2012 में चालू किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो INS जटायु जो है यह लक्षद्वीप में दूसरा नौसैनिक अड्डा है, जबकि पहला जो है यह INS दीप रक्षक है जिसको 2012 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, मिनिकॉय द्वीप पर नौसैनिक और हवाई सुविधाओं के विकास से समुद्री वाणिज्य सुरक्षित होगा, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 अधिसूचित। केंद्र सरकार ने प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 तथा इसके नियमों को अधिसूचित किया। यह अधिनियम 1 मार्च 2024 से लागू हो गया है। नए अधिनियम के अनुसार पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए सभी आवेदन केवल प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में किए जाएंगे। तो ये सिर्फ प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से, ये सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे। तदनुसार पत्रिकाएं निकालने के इच्छुक प्रकाशकों को इसे प्रकाशित करने से पहले अपना शीर्षक पंजीकृत करना होगा। यानी कि पत्रिकाओं को प्रकाशित कराने से पहले अपना शीर्षक भी पंजीकृत कराना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि समाचार पत्रों को पत्रिकाओं का पंजीकरण प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होता है। नेक्स्ट है कि प्रेस सेवा पोर्टल पेपर लेस प्रेस प्रोसेसिंग सुनिश्चित करता है, साथ ही ई-साइन सुविधा, डिजिटल भुगतान गेटवे, सभी प्रकाशकों के लिए डेटा, वार्षिक विवरण दाखिल करना आदि सेवाएं प्रदान करता है। किसी पत्रिका के मुद्रक द्वारा सूचना पत्रिका के पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रकाशक द्वारा आवेदन, पत्रिकाओं के स्वामित्व का हस्तांतरण इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्वयं प्लस प्लेटफार्म। स्वयं प्लस प्लेटफार्म है, यह है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 27 फरवरी 2024 को स्वयं प्लस प्लेटफार्म शुरू किया। किसने शुरू किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसे जो प्रेजेंट में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। क्या? तो स्वयं प्लस प्लेटफार्म। नेक्स्ट है कि यह पोर्टल उद्योग क्षेत्र के ज़रूरतों के अनुसार कोर्स की पहचान करने और उन्हें शामिल करने के लिए स्वयं पहल का विस्तार है। स्वयं प्लस की स्थापना का उद्देश्य कॉलेज के छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है कि इस पोर्टल का संचालन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास द्वारा किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि इस जो स्वयं प्लस पोर्टल का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास द्वारा किया जाएगा। यह प्लेटफार्म उच्च शिक्षा के 43 मिलियन छात्रों और कामकाजी पेशेवरों को जोड़कर कक्षा का दायरा बढ़ाएगा। स्वयं यह एक व्यापक ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफार्म है जो बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को शैक्षिक अवसर प्रदान करता है। इसे वर्ष 2017 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
स्वयं, अब ये जो अभी जारी हुआ है तो ये स्वयं प्लस है, ये स्वयं प्लस है, और जो स्वयं था इसको 2017 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024। 9 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक संपूर्ण देश में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने प्रथम पुरस्कार जीता। इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने प्रथम पुरस्कार जीता। किसमें? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में। ये कहाँ के हैं? हरियाणा के। इनका नाम क्या है? तो यतिन भास्कर है। पहला पुरस्कार इन्होंने जीता। नेक्स्ट है कि जबकि तमिलनाडु की वैष्णा पिचाई ने दूसरा पुरस्कार और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा पुरस्कार जीता। तमिलनाडु के वैष्णो पिचाई ने दूसरा पुरस्कार और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा पुरस्कार जीता। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन युवाओं की आवाज़ राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त विषय पर आधारित था। यह युवा संसद देश के 785 जिलों को कवर करते हुए 3 स्तरों पर आयोजित की गई। जिला युवा संसद का आयोजन 9 फरवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक किया गया। नेक्स्ट इसी में है कि जिला युवा संसद 2024 के विजेताओं ने 19 से 24 फरवरी 2024 तक राज्य युवा संसद में भाग लिया। भारत सरकार ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से युवा संसद का आयोजन किया। तो इसमें कौन किसके माध्यम से ये कार्यक्रम हुआ है? तो नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के माध्यम से युवा संसद का आयोजन किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है कि स्टार्टअप महाकुंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस महाकुंभ का आयोजन नई दिल्ली में 18 से 20 मार्च 2024 तक किया गया। स्टार्टअप महाकुंभ जो है दिल्ली के भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया गया और इस महाकुंभ का आयोजन नई दिल्ली में 18 से 20 मार्च तक किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के अनुसार इस महाकुंभ की थीम भारत इनोवेट्स है। इंपॉर्टेंट है, ये भारत इनोवेट्स है इसकी थीम। इस आयोजन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, नेटवर्किंग, विकास के अवसरों के लिए काम करना है। स्टार्टअप महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप इवेंट है जो भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में सभी हितधारकों के लिए जीवंत मंच के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रतिस्पर्धा कानून ने अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने 5 मार्च 2024 को नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन, कौन से नंबर का था? या तो 9वें नंबर का था, का आयोजन किया गया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद बिरमानी इसमें मुख्य वक्ता थे और CCI के अध्यक्ष श्रीमती रवनीत कौर ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में विशेष भाषण दिया। प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों, चिकित्सकों और विशेषज्ञों को एक साथ लाने वाला यह सम्मेलन 2016 से प्रतिवर्ष CCI यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। CCI द्वारा भारत में AI और उसके उपयोग के मामले में उपयोग के मामलों के विकसित परिदृश्य की व्यापक समझ विकसित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक बाजार अध्ययन शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध। जम्मू कश्मीर जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध 27 फरवरी 2024 को भारत के गृह मंत्रालय ने जमात ए इस्लामी जम्मू कश्मीर पर लगे प्रतिबंध को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। यानी कि जमात ए इस्लामी पर पहले से भी प्रतिबंध लगा हुआ था और इसी को अब 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UPPA 1967 के तहत इस संगठन को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर की जो जमात इस्लामी है उसको किस अधिनियम के तहत जो है गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है? तो इसे घोषित किया गया गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस संगठन को पहली बार 28 फरवरी 2019 को गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने 29 जनवरी 2024 को कोल लॉजिस्टिक
प्लान एंड पॉलिसी लॉन्च की। इसका लक्ष्य देश भर में कोयले का निर्बाध रूप से परिवहन सुनिश्चित करना और कोयला लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देना है। यह माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, मॉनिटरिंग और उपयोग में शामिल सभी एजेंसियों को एक ही डिजिटल स्मार्ट प्लेटफार्म पर एक साथ लाएगा। कौन से प्लेटफार्म में? तो स्मार्ट प्लेटफार्म पर एक साथ लाएगा। इसमें फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, रेल इक्वेशन कैपेसिटी में वृद्धि और जलमार्ग के जरिए कोयले के ट्रांसपोर्टेशन जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट का निर्माण और विकास शामिल है। योजना के चलते वायु प्रदूषण कम होगा, यातायात की भीड़ में कमी आएगी और प्रतिवर्ष 1,00,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती होगी। नेक्स्ट टॉपिक है कि मिसाइल, रडार सहित कई उपकरणों हेतु 5 रक्षा समझौते। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने मिसाइल, रडार सहित कई उपकरणों हेतु 39,125 करोड़ के 5 रक्षा समझौते किए। कितने के? तो 39,125 करोड़ रुपए के कितने समझौते हुए हैं? तो 5 रक्षा समझौते किए गए हैं। 1 मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव गिरधर अरमाने की उपस्थिति में इन रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। किसकी किसकी उपस्थिति में? तो राजनाथ सिंह के और रक्षा सचिव गिरधर अरमाने के नेतृत्व में। ये समझौते समेक इन इंडियाज के तहत विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए किए गए, जिनमें प्रमुखतः ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें, MiG-29 लड़ाकू विमानों के इंजन और रडार आदि शामिल हैं। 5 समझौतों में 2 समझौते ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए हैं। यानी कि 2 समझौते जो हैं वह ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए जो इसकी कंपनी है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ किए गए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए 19,518.65 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है। इन मिसाइलों का प्रयोग भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। इस परियोजना से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट है कि 85 वर्ष या अधिक आयु के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति। 1 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा देने के लिए चुनावी नियमों में संशोधन किया है। मतलब कि जो जा नहीं सकते उनके लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था की गई है। कितने एज वालों के लिए? तो 85 वर्ष के लिए। सरकार ने ये बदलाव पिछले 11 विधानसभा चुनावों में बुजुर्गों के वोटिंग पैटर्न को देखते हुए किया है। चुनाव आयोग ने उन 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी जहां चुनाव हुए हैं। इस बैठक में पता चला कि 80 साल से ऊपर के मतदाताओं में से सिर्फ 2 से 3% बुजुर्गों ने ही पोस्टल बैलेट का विकल्प चुना था। बाकी लोगों ने वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर आने का विकल्प चुना था। 23 अगस्त 2023 को कानून मंत्रालय ने नियम में संशोधन कर पात्रता को 65 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया। अब 85 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग पोस्टल बैलेट के चलते बिना पोलिंग बूथ पर जाए वोट डाल सकते हैं। देश भर में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या 1.75 करोड़ है, जिसमें 80 से 85 वर्ष की आयु वालों की संख्या 98 लाख है। तो इससे सब लोग मतदान कर पाएंगे, वोट डाल पाएंगे और लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। नेक्स्ट है कि देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र 4 मार्च 2024 को हिसार के जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में वर्चुअल माध्यम से किया। तो देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। कहाँ पे? तो यह हरियाणा के हिसार के जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के क्षेत्र में हुआ है। नेक्स्ट है कि यह स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए विश्व का पहला ऑफ ग्रिड हरित हाइड्रोजन संयंत्र और रूफटॉप तथा फ्लोटिंग सोलर वाला विश्व का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है। स्टेनलेस स्टील उद्योग के विश्व का पहला ऑफ ग्रिड है, ये विश्व का पहला ऑफ ग्रिड हरित हाइड्रोजन संयंत्र और रूफटॉप तथा फ्लोटिंग सोलर वाला विश्व का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 27 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी। कितने टन? तो 2700 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। साथ साथ अगले 2 दशकों में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 54,000 टन की कमी आएगी। आयातक से निर्यातक बनने के बाद भारत का लक्ष्य कच्चे इस्पात के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बनना है।
नेक्स्ट टॉपिक है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को विशेषाधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 4 मार्च 2024 को एक निर्णय में कहा कि रिश्वत लेकर सदन में मतदान करने या भाषण देने पर आपराधिक मुकदमे से छूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायिका का कोई भी सदस्य अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के तहत सदन में वोट या भाषण देने से संबंधित रिश्वतखोरी के आरोप में आपराधिक मुकदमे से छूट पाने के लिए विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 एक ऐसा माहौल बनाए रखने की बात करते हैं जिसमें सदन के भीतर बहस और चर्चा हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिश्वत लेने का अपराध उसी क्षण हो जाता है जब सांसद विधायक रिश्वत लेता है या लेने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वह वोट देता है या नहीं देता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप वोट दीजिए या ना दीजिए, लेकिन आप रिश्वत लेने के लिए तैयार हो गए हैं तो आपको अपराधी मान लिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई थी कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को कोलकाता में भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का जो शुभारंभ हुआ, कहाँ हुआ, तो यह कोलकाता में हुआ। किसके द्वारा किया गया, तो यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का निर्माण कोलकाता में हुगली नदी पर किया गया है। किस नदी पर हुआ है, तो हुगली नदी पर हुआ है। इंपॉर्टेंट है। अंडर वाटर सेवा कोलकाता मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड खंड का हिस्सा है, जो हुगली नदी के नीचे 16.6 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नेक्स्ट है कि अवगत करा दें कि एस्प्लेनेड मध्य कोलकाता के निकट स्थित एक क्षेत्र है। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड टनल भारत में किसी भी नदी के नीचे बनाई जाने वाली पहली परिवहन सुरंग है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है, जो सतह से 32 से 33 मीटर नीचे स्थित है। भारत में सबसे पहले मेट्रो का संचालन कोलकाता में ही वर्ष 1984 में किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारत में सबसे पहले मेट्रो का संचालन जो है वह कहाँ पे किया गया, तो कोलकाता में किया गया। कब किया गया, तो 1984 में किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है कि संशोधित मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 7 मार्च 2024 को नई दिल्ली में उर्वरक नमूना जांच के लिए एक संशोधित मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम और केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रशिक्षण स्वास्थ्य के पोर्टल की भी शुरुआत की गई। साथ ही कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया गया। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इंपॉर्टेंट है। ये किसकी पहल है, तो यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की और ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह एक संयुक्त पहल है। इन पहलों का उद्देश्य दूरदराज के इलाकों में भी किसानों को लाभ पहुंचाकर उन्हें आसानी से खेती करने के लिए सक्षम बनाना है। कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम को कृषि सखियों को पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स के रूप में प्रमाणित करने के लिए शुरू किया गया है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय परिदृश्य में ही कला एवं संस्कृत है, यानी कि जो टॉपिक कला एवं संस्कृत से संबंधित है, आर्ट एवं कल्चर से। तो यहाँ पे है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत वापस लाए गए। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों अरहत सारिपुत्र और अरहत मौदगल्यायन के पवित्र अवशेष 19 मार्च 2024 को कहाँ से लाए गए, तो ये थाईलैंड से वापस लाए गए हैं। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य, कौन कौन से उनके 2 शिष्य हैं, तो अरहत सारिपुत्र और अरहत मौदगल्यायन के जो अवशेष थे वो कहाँ से भारत वापस आए हैं, तो थाईलैंड से वापस आए हैं। भगवान बुद्ध को उनके 2 शिष्यों के 4 पवित्र पिपराहमा अवशेष भारत में संरक्षित हैं। इन पवित्र अवशेषों को 25 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए थाईलैंड भेजा गया था। थाईलैंड में इन पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी ने 4 मिलियन से अधिक भक्तों को आकर्षित किया। इन अवशेषों को 23 फरवरी को बैंकॉक के सनम लुआंग मंडप में विशेष रूप से निर्मित मंडप में सार्वजनिक पूजा के लिए स्थापित किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित साझा विरासत साझा मूल्य नामक प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में इस अवशेष ने बैंकॉक, चियांग माई, उबोन, रतचथानी और कार्बी प्रांतों की यात्रा की। किस योजना के तहत इसको भेजा गया था बाहर, तो साझा विरासत और साझा मूल्य के तहत। ये भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित सहयोग कार्यक्रम है। इसके तहत ही
महात्मा बुद्ध के और उनके जो शिष्य हैं उनके अवशेषों को बैंकॉक भेजा गया था। नेक्स्ट है कि यह यात्रा भारत और थाईलैंड के बीच एक प्रतीकात्मक सांस्कृतिक पुल का प्रतिनिधित्व करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है कि तमिलनाडु में नवपाषाण युगीन बच्चों की कब्रगाह की खोज। मद्रास विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग ने कहाँ पे चेंगलपट्टू तमिलनाडु के चेट्टीमेदु पाथूर में एक बच्चे के प्राचीन दफन स्थल का पता लगाया है। इस कंकाल के बगल में एक बर्तन पाया गया जिसे नवपाषाण काल का बताया गया है। मतलब जो बर्तन पाया गया है कहाँ किस काल का है, तो वो नवपाषाण काल का है। और यह जो है बच्चे की जो कब्रगाह है वह कहाँ से प्राप्त हुई, तो चेंगलपट्टू से प्राप्त हुई। चेंगलपट्टू तमिलनाडु का स्थान है। नवपाषाण काल के जले हुए लाल मृदभांड, जले हुए भूरे मृदभांड और लंबी गर्दन तथा चौड़े मुंह वाले लाल मृदभांड के कई टुकड़े भी पाए गए हैं। यह पहली बार है जब तमिलनाडु के इस क्षेत्र में इस प्रकार के पुरावशेष मिले हैं। यहाँ पर लगभग 3 वर्ष पहले उत्खनन प्रभारी एवं प्रोफेसर जिनु कोशी द्वारा बहुसांस्कृतिक चरणों वाले एक छोटे से आवास टीले की भी खोज की गई थी। तो ये रहे आज के राष्ट्रीय प्रदेश से जुड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमने इनको सॉल्व कर लिया। अब इससे आगे का टॉपिक जो रहेगा वह आर्थिकी पे रहेगा। और आप लोगों को बता दें कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इन क्लास से जो इम्पोर्टेंट MCQ बन सकते हैं उनको सॉल्व कराते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वो MCQ भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली का करंट अफेयर होता है वो भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। आप उससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।